वेलकम डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आप आए दिन सुनते होंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई चल रही है या दोनों के बीच में रिश्ते सही नहीं है और चाइना हमारा दुश्मन जैसा है जो मौका मिलने पर कभी भी हमला कर सकता है। पर क्या हो अगर ये हमला सच में हो जाए, अगर सच में कल चाइना और इंडिया के बीच वॉर हो जाए तो इंडियंस को क्या क्या झेलना पड़ेगा और धीरे धीरे समय के साथ साथ लोगों को क्या क्या भुगतना पड़ेगा, यही हमें आज की कहानी में दिखाया जाएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दुनिया करोड़ साल पहले ऐसे खतरनाक जानवरों से घिरी हुई थी जो आराम से तबाही मचा सकते थे। पर 21वीं सदी में हर तरफ इंसान रहते हैं और हमें लगता है कि अब दुनिया किसी खतरे में नहीं है। वही हमारी सबसे बड़ी गलती है। इंसान एक ऐसा जीव है जो ना सोचे जाने वाली तबाही भी लेकर आ सकता है। न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब जैसी चीजें इसका उदाहरण है कि इंसान किस हद तक तबाही कर सकता है और कैसे वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। ऐसा ही अभी भी चल रहा है, जहां चाइना ने रिपब्लिक नाम से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसमें रशिया जैसी पावरफुल कंट्री मिलकर 72 कंट्रीज हैं और इंडिया के नेबर कंट्रीज भी हैं वहां पर जैसे कि इस ऑर्गेनाइजेशन को चाइना ने बनाया, इस वजह से इंडिया उसको ज्वाइन नहीं करती और फिर चाइना उन कंट्रीज पर सैंक्शंस लगाने लग जाता है जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया। सैंक्शन यानी कि पाबंदियां, जिस वजह से इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पर बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और साथ ही उसके फॉरेन रिजर्व्स भी खत्म होने लग जाते हैं, जिससे इंडिया में इंटरनल डिस्प्यूट्स और राइट्स शुरू हो जाते हैं। अब इतना काफी नहीं था कि आग में घी डालने के लिए चाइना नाटो यानी कि जो अमेरिका की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके पैसिफिक ओशन में जो ऑयल शिप्स होते हैं उन पर अटैक कर देता है, जिससे बहुत ज्यादा ऑयल बर्बाद हो जाता है और पेट्रोल का प्राइस अपनी पीक पर पहुंच जाता है। इसके हिसाब से होता यह है कि भारत में फिर 500 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिकने लग जाता है और इसी प्रॉब्लम्स के साथ हमें एक कहानी दिखाई जाती है जिसमें तमिलनाडु के सीएम GNR की तबीयत खराब हो जाती है और ऐसा लग रहा होता है कि शायद उनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि ये तीसरी बार है जब उनको हार्ट अटैक आया है। वहीं हम उनके राइट हैंड और उनके साले यानी कि ब्रदर इन लॉ नटराजन को देखते हैं जो कि खुद को किंग मेकर कहता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि JNR जो भी डिसीजंस लेता है उसमें नटराजन का बहुत बड़ा हाथ होता है और एक तरह से कह सकते हैं कि नटराजन ही ये तय करता है कि JNR क्या डिसीजन कैसे कब लेने वाला है। बाकी नटराजन के बैक स्टोरी के बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि वो पहले तो आम आदमी था पर उसका बड़ा आदमी बनने का सपना उसे पॉलिटिक्स की तरफ लेकर आया, जहां उसने पहले पॉलिटिशियंस की चापलूसी करके उनसे कनेक्शंस बनाए और फिर उन कनेक्शंस के जरिए अपने कनेक्शंस बढ़ाए और अब नटराजन का स्टेट पर काफी बड़ा कंट्रोल होता है। वहीं JNR अपनी बेटी प्रिया को पॉलिटिक्स में आने के लिए कहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जल्द ही उनकी मौत हो जाएगी और फिर उनके बाद कोई पार्टी को संभालने वाला तो होना चाहिए, इसीलिए वो अपनी बेटी को उठाने की बात करते हैं। लेकिन प्रिया को पॉलिटिक्स में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो आने से मना कर देती है। अब हम देखते हैं कि नटराजन प्रिया को पॉलिटिक्स में आने के लिए बहुत मनाता है, जिसके बाद भी प्रिया मानती नहीं, पर उसी दौरान JNR की तबीयत ठीक हो जाती है। इसलिए नटराजन प्रिया को एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लिए कहता है कि ये तुम बन जाओ, इसमें कोई पॉलिटिक्स जैसा कुछ नहीं है। प्रिया भी फिर कुछ समय सोचकर जवाब देने का फैसला करती है और फिर वो अपने फ्रेंड्स तामिज से इस बारे में बात भी करती है, जिसकी बैक स्टोरी से हमें पता चलता है कि प्रिया तामिज से तब मिली थी जब वो ट्रैक पर गई थी और वहाँ एक जगह तामिज ने प्रिया और उसके ग्रुप की जान भी बचाई थी, जिसके बाद धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। प्रिया अब तामिज से मिलकर ये सारी बातें बताती है और फिर तामिज उसे कहता है कि मेरी पहचान में ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें समाज में नीची नजरों से देखा जाता है। भगवान ही जाने ऐसे लोगों को कौन सी शिक्षा मिलती है, पर यह सच है कि जो उन्हें मिल रही है उससे उनकी जिंदगी नहीं बदलेगी। इसलिए मैं कहूंगा कि तुम्हें ऐसे लोगों के लिए एजुकेशन मिनिस्टर बन जाना चाहिए। प्रिया को भी ये बात सही लगती है और फिर वो एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लिए मान जाती है। इससे होता ये कि पार्टी के सभी लोग बड़े खुश हो जाते हैं। फिर आगे तामिज प्रिया को बताता है कि तुम्हें किस तरह से तमिलनाडु के एजुकेशन सिस्टम को बदलना है, मतलब क्या क्या चीजें उसमें करनी है जिससे यहाँ पर अच्छा डेवलपमेंट हो पाए। इसके लिए तामिज प्रिया को पूरा प्लान बताता है और फिर प्रिया मीडिया के सामने आकर वही प्लान बताती है। जैसे ही ये प्लान लोगों पर पहुंचता है सभी प्रिया की काफी तारीफ भी करते हैं। कुछ समय के बाद ये एजुकेशन प्लान काफी वायरल हो जाता है, सभी लोग इसको पसंद कर रहे होते हैं। पार्टी के सभी मेंबर्स भी इससे इंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि इससे पार्टी का नाम भी बन रहा था। बस दुखी होता है तो नटराजन, क्योंकि प्रिया ने बिना उससे पूछे ये फैसला लिया था, क्योंकि नटराजन को ऐसा लग रहा था कि वो सभी चीजों को कंट्रोल करेगा, लेकिन उसके हाथ से चीजें निकल रही हैं। हालांकि नटराजन को इस बात का अंदाजा तो हो जाता है कि प्रिया ने तो ये प्लान नहीं बनाया होगा, इसीलिए वो अपने एक पुलिस ऑफिसर फ्रेंड दास से ये बात पता लगाने के लिए कहता है कि वो कौन है जिसने प्रिया को ये प्लान बताया।
उसी दौरान इंडिया के लिए आ रही ऑयल को रशिया भेजने से मना कर देता है। और पहले से तेल के दाम तो बढ़े ही थे, उससे इंडिया की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब इंडिया को किसी दूसरी कंट्री से तेल लेना पड़ेगा जो कि बहुत ही महंगा होगा। इसलिए इंडियन लीडर्स ये फैसला करते हैं कि वो अब इलीगल कार्गो शिप को पकड़ेंगे जो हवाला के पैसे को लेकर जाते हैं, क्योंकि ऐसे शिप्स में काफी करप्ट लीडर्स के पैसे होते हैं और इन्हीं करप्ट लीडर्स में एक नटराजन भी होता है जिसके पैसे ऐसे कार्गो शिप के जरिए दूसरी कंट्री जाते हैं। अब जैसे नटराजन को इस बात का पता चलता है कि गवर्नमेंट इलीगल कार्गो शिप को पकड़ने पर ज्यादा ध्यान देने वाली है, तो नटराजन अपने मिनिस्टर से लोगों के बीच जाकर हेटफुल स्पीच देने के लिए कह देता है, जिससे लोगों के बीच होगा दंगा और राइट्स वगैरह हो जाएंगे। पुलिस और गवर्नमेंट का ध्यान इन राइट्स पर हो जाएगा और कार्गो शिप अपनी जगह पर चले जाएंगे। यानी कि इन शॉर्ट देखें तो इलीगल कार्गो शिप्स पर ज्यादा ध्यान जाएगा ही नहीं, जिसमें आगे नटराजन के मिनिस्टर्स ऐसा ही करते हैं और पूरे चेन्नई में राइट्स और दंगे भी हो जाते हैं। जिस दौरान ऐसे ही एक दंगे में प्रिया और तामिज भी फंस जाते हैं। एक बॉम्ब ब्लास्ट भी होता है जिसमें वो मरते मरते बचते हैं। अब उसी के साथ साथ नटराजन को भी तामिज के बारे में पता चल जाता है कि तामिज ही वही आदमी है जो प्रिया को वो एजुकेशन प्लान बना कर दिया था और वही प्रिया को सब कुछ बता भी रहा है कि किस तरह क्या करना है। इसीलिए नटराजन तामिज को मारने का करता है फैसला, जिसके लिए वो बॉम्ब ब्लास्ट वाले जगह पर अपने ऑफिसर्स को भेजता है। उसी वक्त ब्लास्ट की वजह से प्रिया और तामिज दोनों बेहोश हो जाते हैं, जहां प्रिया को तो बचाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है और तामिज को नटराजन के ऑफिसर्स ये कहते हुए अरेस्ट कर लेते हैं कि तामिज तुम कोई टेररिस्ट हो और तुमने ही ये ब्लास्ट करवाया। लेकिन जल्दी नटराजन को उसके कर्म का फल मिल जाता है, क्योंकि इतना करने के बाद भी गवर्नमेंट का ध्यान कार्गो शिप से हटता नहीं और वो कुछ इलीगल कार्गो शिप्स को पकड़ लेते हैं, जिसमें से एक शिप में नटराजन के पैसे भी होते हैं। और ये सच सामने आ जाता है कि नटराजन एक करप्ट आदमी है, जिस वजह से अगले ही पल आर्मी के ऑफिसर्स आकर नटराजन को अरेस्ट कर लेते हैं और उसी दौरान वो तामिज को भी अपने साथ एक स्पेशल जेल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं और यहीं पर अब दोनों से सच निकलवाया जाएगा। यहाँ पर हम आर्मी की बटालियन के कमांडर हरमिंदर को भी देखते हैं, जिसको लेकर पॉलिटिशियंस में बड़ा डर रहता है, क्योंकि हरमिंदर किसी भी क्रिमिनल को छोड़ता नहीं। अब इससे पहले कि दोनों से सच का पता लगाया जाता, तभी तमिलनाडु पर चाइना का अटैक हो जाता है, जिसका कारण था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच काफी इंटरनल डिस्प्यूट्स हो चुके थे, जिस वजह से बॉर्डर की सिक्योरिटी पर काफी असर पड़ा था और आर्मी इस अटैक के लिए जरा भी तैयार नहीं थी। जिस वजह से होता यह है कि एक ही हफ्ते में पूरे तमिलनाडु की हालत किसी खंडर जैसी हो जाती है। हर तरफ तबाही और लोगों की लाशें। जो इसमें बच गए थे उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता और लोग जिंदा रहने के लिए चाइना की आर्मी से छुप कर रह रहे होते हैं, जहां हम इंडियन आर्मी के भी कई ग्रुप्स को छुप कर प्लान बनाते हुए देखते हैं जिससे वो अपने लोगों को बचा पाए। पर उसी वक्त चाइना के एक बहुत ही डेंजरस आर्मी ग्रुप परेरा आ जाता है, जो कि स्पेशली चेन्नई के एरिया के रीजन को कंट्रोल कर रही थी और इस पॉइंट तक लगभग पूरे तमिलनाडु पर चाइनीज आर्मी का कब्जा हो जाता है। परेरा आर्मी काफी सोल्जर्स को पकड़ लेती है और उन्हें सबके सामने लेकर सीधे सर के पीछे से शूट करते हुए जान ले लेती है, जहां से कुछ सोल्जर्स किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते भी हैं और कुछ किलोमीटर भागने के बाद एक बंकर जैसे एरिया में आ जाते हैं, जहां पर हम जीएनआर और प्रिया को देखते हैं, जो कि अभी भी बिल्कुल सही सलामत है और अपने लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन जल्द ही इन्हें भी परेरा आर्मी का लीडर ढूंढ लेता है और सभी लोगों को पकड़ लिया जाता है। कुछ देर के बाद हम दो चाइनीज ऑफिशियल्स को देखते हैं, जिन्हें स्पेशली चाइना से यहाँ पर भेजा गया होता है ताकि वो तमिलनाडु को इंडिया से बिल्कुल अलग करके एक अलग देश बनाए और फिर वो देश चाइना के रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाएगा, जिससे फिर होगा ये कि इंडिया को चेन्नई नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे 72 कंट्रीज से इसके लिए लड़ना होगा, जिसके लिए चाइनीज ऑफिशियल जीएनआर को बहुत ही प्रेशराइज करते हैं और आखिर में उन्हें भी उनके सामने झुकना पड़ता है और टीवी पर आकर ना चाहते हुए भी उनको कहना पड़ता है कि जल्द ही हमारा स्टेट इंडिया से अलग हो जाएगा और अपना एक अलग कंट्री बनाएगा। आगे कुछ देर के बाद हम एक गांव को देखते हैं जो कि चेन्नई से बहुत दूर है और वहां पर कई लोग चाइनीज आर्मी से बच के छुप कर रह रहे होते हैं, जिन्हें वहां पर उनको तामिज संभाल रहा होता है और अब कमांडर हरमिंदर भी तामिज के साथ है। वहां हम नटराजन को भी देखते हैं, जो कि चाइना के अटैक में काफी घायल हो गया था और काफी दिनों से बेहोश पड़ा था। होश में आने के बाद नटराजन फिर से अपनी हरकतें शुरू कर देता है दोस्तों, क्योंकि वहां वो देखता है कि तामिज सब लोगों की मदद कर रहा है और सभी उसको अपना लीडर जैसा मान रहे हैं, इसलिए उसको जेलसी हो जाती है। फिर वो सभी लोगों में तामिज के खिलाफ बातें फैलाने की कोशिश करता है, पर कोई भी नटराजन की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। उसी वक्त चेन्नई से कुछ लोग बचकर उस गांव में आ जाते हैं, जिनको देखकर हरमिंदर बड़ा गुस्सा होता है, क्योंकि इससे चाइनीज आर्मी को इस जगह का पता चल जाएगा और फिर इस वजह से वो उन सभी आए हुए लोगों को कहीं और चलने के लिए कह लेता है। लेकिन वहां पर एक विजय नाम का पॉलिटिकल लीडर होता है, जिससे ये बात बड़ी गलत लगती है और इसी वजह से हरमिंदर और विजय में झगड़ा भी हो जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए नटराजन दोनों के बीच फूट डालने की कोशिश करता है। लेकिन इसका उल्टा उस पर ही असर होता है और सभी
समझ जाते हैं कि नटराजन बहुत ही बुरा आदमी है जो बस हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे गुस्से में आकर सभी नटराजन को अलग जाकर रहने के लिए कहते हैं। अब अगले दिन वहीं पर एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है। अगले ही पल कमजोरी की वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। आगे नटराजन सामने आकर उस बच्चे को जिंदगी भर संभालने का वादा करता है, जिसका कारण ये होता है कि जब नटराजन सभी से अलग रह रहा था तभी वहां पर एक औरत आकर खाना पानी लाती है उसके लिए, और नटराजन उसे अपनी बहन मानने लग जाता है। यानी कि ये बंदा थोड़ा अच्छा भी है दोस्तों। नटराजन इसके बाद तामिस के साथ मिलकर ही काम करने लग जाता है क्योंकि वो सुधर गया था। अब इनको पता चल जाता है कि चाइनीज ऑफिशियल्स ने इंडियन आर्मी के 80% सोल्जर्स और ढेरों इंडियंस को एल्यूमिनियम माइनिंग के काम पर लगा दिया है, जिसका कारण हो सकता है कि वो यहाँ से एल्यूमिनियम अपने देश में लेकर जाए। जिस प्लान को फेल करने के लिए ये सभी कई ग्रुप्स में बैठ जाते हैं और हर ग्रुप्स को अपने प्लान के हिसाब से चाइनीज बेस में घुसकर उनके प्लान का ब्लूप्रिंट, वेपन्स और अलग अलग चीजें इकट्ठा करनी होती हैं। तो इस प्लान के मुताबिक नटराजन माइनिंग एरिया का ब्लूप्रिंट ले आता है और तामिस अपने ग्रुप के साथ कैद में अपने लोगों को आजाद कराता है, जिसमें कई चाइनीज सोल्जर से उसका सामना भी होता है, पर तामिस एक एक करके सभी को ढेर कर लेता है। तभी वहाँ का सायरन बच जाता है, जिससे बाकी के सभी चाइनीज सोल्जर्स को पता चल जाता है कि बेस में कुछ गड़बड़ हो रही है, और इस चीज का अंदाजा तामिस को पहले से हो जाता है। इस वजह से उसने पहले किसी से कहकर चाइनीज सोल्जर्स के खाने में एक नशीली चीज मिला दी थी, जिससे सभी नशे में घूमने लग जाते हैं। और इसी बीच तामिस अपने लोगों को आराम से छुड़ा लेता है। हालांकि जो परेरा ग्रुप का लीडर था ना चाइनीज में, उसने कुछ भी नहीं खाया था, जिस वजह से वो होश में होता है और इनके प्लान में रुकावट बनते जाता है। साथ ही वो बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है, तो वो तामिस और बाकी लोगों को बहुत मारता भी है, लेकिन काफी कोशिश के बाद सभी मिलकर किसी तरह उसको बांध देते हैं। पर इससे भी इनकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, क्योंकि जो परेरा ग्रुप का लीडर है उसे हर 48 घंटों में चाइनीज ऑफिशियल को कॉल के जरिए रिपोर्ट करना होता है, और अगर ऐसा ना हुआ तो चाइनीज ऑफिशियल्स वहां पर बची हुई दूसरी अपनी आर्मी ग्रुप्स को भेज देंगे, और अगर ऐसा हो गया तो तामिस और बाकी लोग संभाल नहीं पाएंगे। एक तो इनके सर पर यह प्रॉब्लम होती है कि तभी गरीबी में आटा गीला करने के लिए तामिस का एक आदमी गलती से परेरा के लीडर को शूट करके मार डालता है, जिससे अब कंफर्म है कि मैसेज उन चाइनीज ऑफिशियल तक नहीं पहुंच पाएगा और वो पक्का दूसरे आर्मी ग्रुप को यहाँ भेजेंगे। इसी वजह से तामिस जल्दी से एक प्लान बनाता है और उस ग्रुप लीडर की डेड बॉडी को लेकर उसे चाइनीज ऑफिशियल तक पहुंचा देता है। इसमें तामिस का एक दोस्त विक्रम उसकी मदद करता है, क्योंकि उस वक्त विक्रम चाइनीज आर्मी की तरफ से ही काम करने का नाटक कर रहा था। विक्रम वहां जाकर उन ऑफिशियल्स को बताता है कि तामिस नाम के एक लड़के की वजह से हमारा प्लान फेल हो रहा है और उसी ने परेरा ग्रुप के इस लीडर को मारा भी है। बस इससे गुस्सा होकर ऑफिशियल्स अपने कुछ आर्मी ग्रुप्स को उस जगह पर भेज देते हैं, और अब होता यह है कि मेन हेडक्वार्टर्स पर सिर्फ एक ही चाइनीज आर्मी ग्रुप बचती है। इसी के साथ ये देखते हैं कि तामिस अपने बाकी लोगों के साथ हेडक्वार्टर में चाइनीज सोल्जर्स के कपड़ों में आ जाता है और समय रहते हेडक्वार्टर की हर जगहों पर बॉम्ब्स लगा देता है। इसी के साथ नटराजन को चाइनीज ऑफिशियल का प्लान भी पता चल जाता है, क्योंकि वो उनके सामने जाकर ऐसा नाटक करता है कि वो उनके ही साथ का कोई आदमी है, और जब वो लोग चाइनीज लैंग्वेज में अपने प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं तब नटराजन उस प्लान को जान लेता है, क्योंकि हाँ, नटराजन को चाइनीज लैंग्वेज के साथ बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं। और इस प्लान से नटराजन को पता चलता है कि ये लोग चेन्नई में 2 जगहों पर ब्लास्ट करने वाले हैं, पर समय रहते हरमिंदर अपने ऑफिसर्स के जरिए उन बॉम्ब्स को उस जगहों पर जाने से रोक लेता है, और फिर मेन हेडक्वार्टर में ही एक एक करके सभी चाइनीज सोल्जर्स को मार दिया जाता है। इसके साथ उन दोनों चाइनीज ऑफिशियल को भी अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ पूरे तमिलनाडु में जितने चाइनीज आर्मी ग्रुप्स थे उन पर भी इंडियन आर्मी हमला करके मौत के घाट उतार देती है, और फाइनली जीएनआर गवर्नमेंट का फिर से अपने तमिलनाडु पर कंट्रोल हो जाता है। जिसके एंड में तामिस जीएनआर से मिलने जाता है और वहाँ प्रिया तामिस को देखती है, क्योंकि प्रिया को पहले लग रहा था कि तामिस ब्लास्ट में मर गया होगा, लेकिन तामिस को जिंदा देखकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वो जल्दी से उसको गले लगा लेती है। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट ने जैसे इंडिया के तमिलनाडु पर हमला किया था, वैसा ही हमला चाइना ने किसी और कंट्री पर भी किया है, लेकिन वहाँ चाइना ने अपनी आर्मी या सोल्जर्स नहीं भेजे हैं, बल्कि वहाँ अपने एडवांस फाइटिंग रोबोट्स भेजे हैं। यानी कि शायद चाइना फिर से हमला करेगा, पर इस बार इंसान नहीं रोबोट्स आएंगे। और इसी के साथ, मतलब इसी डरावनी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।